हेलो बच्चा लोग, आज पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन या हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में हम दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आता है उसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब बात आती है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बोला तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, टाइम, एरिया, फोर्स, वर्क डन, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। इन सबको आप मेजर करते थे, कभी वर्क डन निकालते, कभी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा वो निकालते, कभी किसी फील्ड का एरिया निकालते। तो इनको आप मेजर कर सकते, लेकिन जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते। जैसे क्या हो गया, किसी ने बोला भाई हमें बहुत टेंशन है, काम का लोड है, तो बोला टेंशन। तो टेंशन बोल रहा है तो क्या वो ये बोलता है मुझे भैया 5.6 टेंशन है, ठीक है, मुझे 9.8 टेंशन है, या आज मुझे 20 टेंशन है? ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि उसका कोई मेजरमेंट है ही नहीं। वो ये बोलेगा अरे यार ज़्यादा टेंशन है, आज बहुत टेंशन है, या कम टेंशन है, इस तरीके से तो बोल सकता है, लेकिन वो वैल्यू नहीं बताता। ऐसे ही कोई खुश होता है तो कहता है मैं बहुत खुश हूँ आज तो, या कभी कभी कहता है मैं खुश हूँ, या कहता है बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं? लेकिन कभी ऐसे बोलते हैं आज मैं 50.6 खुश हूँ, 20.9 खुश हूँ, ऐसा नहीं बोलते। तो समझना, उनको हम मेज़र नहीं कर सकते, उनका मेज़र करने को पैरामीटर हमारे पास नहीं है, कोई स्केल नहीं है, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। पर जिसे हम मेज़र कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो मैंने क्या बोला कि हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आता है उस चेंज को देखते हैं। अब दूसरा टर्म है क्या? रिस्पेक्ट में। उसका मीनिंग क्या हो गया? क्या एक फिजिकल क्वांटिटी को देख के दूसरी खड़ी हो जाएगी रिस्पेक्ट में? ऐसा कुछ नहीं है, उसको समझना है। देखो, रिस्पेक्ट का मीनिंग ये है यहाँ पर कि जैसे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो स्टार्ट हुआ तो मान लो हमने जैसी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, तब हमने टाइम देखा, तब टाइम हमने अपनी स्टॉप वॉच में 0 कर लिया। जब स्टॉप वॉच में 0 कर लिया, उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, हम देख रहे हैं कि वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है। हमने देखा 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट को टाइम मिलता जा रहा है, यानी कि टाइम हम ज़्यादा देते जा रहे हैं, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर हम कम टाइम देंगे तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर हमने उसे 10 सेकंड दिए, मान लो 10 सेकंड में वो 100 मीटर जाता है, तो 20 सेकंड में वो 200 मीटर चला जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम बोलें कि हम इस ऑब्जेक्ट को टाइम ही नहीं देंगे, 0 टाइम में बताओ ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसका सिंपल सा आंसर होगा जब टाइम 0 हो जाएगा, यानी कि उसको हम टाइम देंगे नहीं तो वो डिस्टेंस भी ट्रैवल नहीं करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, यानी कि जब टाइम में चेंज आ रहा है तो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, और जब टाइम में चेंज नहीं आया, टाइम में चेंज का मतलब ये हो गया, हम बोल रहे हैं कि हमने उसको टाइम दिया ही नहीं। हम बोले 0 टाइम में बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो बोले 0 टाइम में करेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम में चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है। इतनी बात समझ आई? अगर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग थोड़ा देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन से हम किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं। डिफरेंशिएशन से हम किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं।
पूरा लेक्चर देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सारे फॉर्मूले कराएंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन कराएंगे डिफरेंशिएशन पर बेस्ड। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बात की कि हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन की बात करें तो किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और ये हमने वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरीके से एक लाइन बना लिया, इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब समझिए ढलान। अब हमने क्या किया, दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिया, इसको बोला ए, तो इसको ए बोल दिया, और एक पॉइंट यहां ले लिया, इसको बोल दिया बी। बात समझ में आए? अब ये ए बी पार्ट जो है इसका हमें निकालना है स्लोप। तो हमने क्या किया, यहां से इसको यहां मिला दिया और यहां लिख दिया x एक्सिस है तो इसको लिख दिया x1, और यहां से ऐसे मिला दिया, इसको लिख दिया x2। ऐसे ही इसको यहां से ऐसे मिला दिया, इसको लिख दिया y1, और इसको यहां मिला दिया, ये हो गया y2। ठीक है, अब हमने इसको इस तरीके से ऐसे कर दिया, ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। अब ये ट्राइंगल बन गया तो यहां हमने ले लिया ये थीटा, यहां ले लिया थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी पार्ट का स्लोप निकालेंगे। तो जब भी किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं तो आपको पता होगा tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। हमने यहां पर पॉइंट ले लिया C। अब इस ट्राइंगल में हमने ऐसे लिखा, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्राइंगल को अगर देखें तो इसमें परपेंडिकुलर क्या एंगल ये है, तो BC हमारा परपेंडिकुलर है, और बेस कितना हो गया हमारा AC। ठीक है, अब आपको समझना है ये BC कितना होगा। देखो इस पॉइंट से लेकर B तक, ये इस तरीके से इतनी लेंथ हो गई y2, इतनी लेंथ क्या हो गई यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया हमारा y2। बात समझना, और ये इतना डिस्टेंस हो गया y1, लिखा ना y1 y2। तो y2 में से जब y1 माइनस करोगे तो कितना, इतना आ जाएगा BC। तो हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, क्या लिख दिया, y2 माइनस y1। और इसी तरीके से इस AC को हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, क्योंकि यहां से लेकर ये डिस्टेंस हो गया हमारा x2, और इस 0 पॉइंट से या ओरिजिन से, और 0 से x1 तक का डिस्टेंस हो गया हमारा x1, इतना आया। अब हम क्या करते हैं, इस x2 में से अगर x1 माइनस कर दें तो AC हमारा AC आ जाएगा। तो हमने यहां क्या लिख दिया, x2 माइनस x1। ठीक है, या तो इसमें हमने क्या किया, हमें एक सिंपल सा ग्राफ दे रखा था, उसका हमने स्लोप निकाल लिया। अब बात ये आती है कि भाई स्लोप क्यों निकाला, स्लोप निकालने की जरूरत क्या है। अगर हम फिजिक्स में देखें या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं बोलूंगा कि अगर हमें ये xt यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को, और वर्टिकल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को। ये x क्या है हमारा, डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है, और ये हमारा टाइम हो गया। अब यहां पर मैंने ये ग्राफ बना दिया, xt ग्राफ जिसे बोल सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का कोई बोल रहा है स्लोप निकालो, तो स्लोप क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे 3rd चैप्टर क्लास 11th का तो आप उसमें देखेंगे कि xt ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है
वो स्पीड बताता है। यानी कि आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाल लिया बिल्कुल इसी तरीके से, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के बराबर, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के। अब कैसे? जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, यहां पर इसको इस तरीके से मिला दिया तो ये हो गया हमारा T1, क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां मिला दिया तो ये हो गया T2, इसको यहां मिला दिया तो ये हो गया x1, और इसको यहां मिला दिया तो ये हो गया x2। अब हमें क्या करना है? इतने पार्ट का स्लोप निकालना है। ये इसको c ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं थीटा। तो जैसे अभी मैंने मेथड बताया था बिल्कुल सेम इसमें अप्लाई करना है। BC किसके बराबर हो जाएगा? x2 माइनस x1 के, और AC किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा T2 माइनस T1 के। बिल्कुल इसी मेथड से जैसे मैंने अभी यहां बताया। तो अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला लिखता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ये x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यानी कि x2 माइनस x1 है यहां पर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, चेंज इन डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा चेंज इन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? वेलोसिटी, स्पीड के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसकी जगह लिख सकते हैं स्पीड, ये स्पीड। और इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूं इस तरीके से, स्पीड इक्वल्स टू इसको डेल्टा x, यानी कि x2 माइनस x1 को मैंने क्या कर दिया? ऐसे डेल्टा x लिख दिया किसकी जगह पर? x2 माइनस x1 के प्लेस पर। और ऐसे ही मैंने डेल्टा t लिख दिया T2 माइनस T1 के प्लेस पर, ये कर दिया डेल्टा t। तो चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम किसके बराबर आ गया? स्पीड के बराबर आ गया। ठीक, इतनी बात आई समझ में बच्चों? तो इतना नोट करें, फिर मैं आगे कराता हूं। नोट कर लिया? ओके। अब देखिए यहां पर जब हमने ये चीज समझ लिया, अब क्या होता है? अब यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या स्टार्ट हो रहा है यहां पर? ऐसा नहीं कि बहुत टॉपिक में कह रहा हूं बहुत टिपिकल होगा, टॉपिक तो आसान ही है। यहां पर हमने क्या किया? फिर से एक ग्राफ बनाया। ये हमने y एक्सिस ले लिया और ये हमने x एक्सिस ले लिया, लेकिन इस बार हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर थोड़ा सा ऐसा कर्व है। जब ये कर्व है, अब आप ध्यान देना यहां पर इस तरह, अब ये कर्व हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसमें आप स्लोप निकालें, इसमें आप स्लोप निकालें। तो एक पॉइंट मैं आपको यहां पर बता दूं, इस ग्राफ में जब आपने देखा ए बी पार्ट का स्लोप निकाला, या इसके आगे मैं और पॉइंट ले लूं इस तरीके से, ये P और ये Q, अगर इस पार्ट का भी आप स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप PQ पार्ट का और AB का सेम आएगा, इसका सेम आएगा। ये थीटा बराबर है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आप देख रहे हो ग्राफ कैसे जा रहा है, इस तरीके से ऐसे बेंड होता जा रहा है, यानी कि उसकी स्लोपिंग बढ़ती जा रही है। उसकी स्लोपिंग क्या हो रही है? बढ़ती है, उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। अब इसमें क्या करते हैं? अगर हम यहां पे दो पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B, अब हमें इस पार्ट का स्लोप निकालना है। तो देखना इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। हमने यहां पर लिख दिया x1 और यहां पर लिख देते हैं x2 और यहां पर लिख देता हूं मैं y1 और यहां पर लिख देता हूं y2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये थीटा बना लिया, यहां पर पॉइंट दे दिया C। अब आप ये देख सकते हैं
कि ये ग्राफ कर्व होने की वजह से ये जो लाइन है ए से लेकर बी तक, ये स्ट्रेट लाइन नहीं। जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल परफेक्ट कहाँ बन रहा है? जब ये परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा तो हम इसमें tan थीटा का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? यानी कि उसके लिए क्या होना चाहिए? यहां पर देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे। यानी कि ग्राफ हमारा कैसे बन गया? इस तरीके से बन रहा है, कुछ ऐसा कर्व जा रहा है। अब होना कैसा चाहिए था? अगर हमें tan थीटा लगाना है तो इसके लिए तो ऐसा होना चाहिए था। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए थोड़ा समझेंगे। इसके लिए इसका सॉल्यूशन ये है कि हमने क्या कर लिया, ये जो ग्राफ था हमारा कर्व, इस तरीके से हमने ए बी पॉइंट को बहुत पास पास ले लिया, ऐसे ए और इसके जस्ट पास बी, बहुत पास ले लिया। ठीक है, इन दोनों को बहुत पास पास ले लिया। अब जब इतना पास ले लोगे, इनको पास, बहुत ज्यादा पास ले लिया, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एज अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि आपने दोनों को बहुत पास ले लिया। अब आपका यहां से क्या हो जाएगा, ये x1, ये हो जाएगा हमारा x2 और इस तरीके से ऐसे। तो यहां पर हो जाएगा हमारा y1 और दूसरा हो जाएगा y2 और ये हमारा हो जाएगा थीटा। अब ये हमारा थीटा हो जाएगा तो हम अब इतने पार्ट का स्लोप निकाल सकते हैं, यानी कि इस जो हमारा ग्राफ कर्व है इसमें भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे? ए और बी पॉइंट को पास पास रख देंगे। इस ग्राफ में स्लोप निकालते हैं। ए बी सी बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे हम यहां पर निकाले, तो बस डिफरेंस ये था कि यहां पर जो था हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, यहां पर हमारा कर्व है, लेकिन जब हमने ए और बी को बहुत पास ले लिया तो हमारा ए बी स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया। तो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला लगा देंगे। ये स्लोप निकालना है, tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन ये जो डिफरेंस है, देखिए एक चीज समझना, यहां पर अगर y2 माइनस y1 देखो तो ये हो गया ना b से c के बीच का जो डिस्टेंस है, y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1 ये हो गया a से c के बीच का डिस्टेंस। लेकिन यहां पर जो y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, देख रहे हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे dy ओवर dx, यानी कि चेंज जो y में चेंज आ रहा है वो बहुत स्मॉल है और जो x में चेंज आ रहा है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो dy ओवर dx कर देंगे। इसी dy ओवर dx को स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी कि स्मॉल चेंज को मेजर करते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हम स्मॉल चेंज की बात करेंगे। इतना समझ में आया? अब इससे क्या होगा, इससे ये हो गया कि मैंने आपको बताया था कि xt ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैं इससे रिलेटेड पॉइंट बताता हूं कि अगर हमारा इस तरीके का ग्राफ है, इस तरीके का ग्राफ है, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। अब हमारा x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और y एक्सिस जो है हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा ग्राफ इस तरीके से बन गया। ये बता रहे हैं कि xt ग्राफ तो हमने बना लिया। अभी मैंने आपको पॉइंट ये बताया था कि xt ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड बताता है। अब अगर हम यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये तो इस तरीके से कर्व है। जब कर्व है तो इसका यहाँ पर स्लोप अलग होगा, यहाँ पे स्लोप अलग, यानी कि यहाँ पे स्लोप कम और ज्यादा और ज्यादा और जितना ऊपर जाते जाएंगे स्लोप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से कर्व होता जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं अगर इन दो पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर स्लोप कुछ और होगा a और b की,
अगर हम इधर आगे 2 पॉइंट ले लें सी और डी तो स्लोप कुछ और होगा, इस तरीके से आगे ले लें ई और एफ तो स्लोप कुछ और होगा। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पर स्लोप अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग। तो हम इस छोटे छोटे पार्ट का स्लोप निकाल सकते हैं, पूरे इस कर्व का तो स्लोप नहीं निकाल सकते बट छोटे छोटे पार्ट का स्लोप निकाल सकते हैं। जब छोटे छोटे पार्ट का स्लोप निकालेंगे तो इस पॉइंट का यानी ए बी का स्लोप निकाला, यानी ए बी पार्ट का स्लोप निकाला तो यहाँ की स्पीड आ जाएगी, सी डी पार्ट का स्लोप निकाला तो यहाँ की स्पीड आ जाएगी, इधर का निकालेंगे तो यहाँ की आ जाएगी। तो पता चलेगा यहाँ पर स्पीड कम होगी, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तब पॉसिबल हुआ जब हमने ए और बी पॉइंट को बहुत पास ले लिया, ए और बी को बहुत पास ले लिया। ए बी को पास लेने पर क्या हो गया, टाइम में भी डिफरेंस बहुत स्मॉल हो जाएगा और डिस्टेंस में भी जो डिफरेंस है यानी कि x2 माइनस x1 लिख रहे हैं वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगा और t2 माइनस t1 लिख रहे हैं वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगा। यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम ये देखेंगे कि इतने स्मॉल टाइम में कितना डिस्टेंस में चेंज आ रहा है। बात समझ में है? स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस में चेंज आ रहा है और वही चेंज किसके बराबर होगा? वही चेंज हमारा स्पीड के बराबर होगा। ठीक है, अब हम ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड फॉर्मूले की। तो मेन यहाँ पर फॉर्मूले आपको समझना है, मैं हाँ फॉर्मूला कराऊंगा यहाँ पर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। आप एक चीज और समझ लें बच्चों, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। बहुत बड़ी क्लासेस में तो डिफरेंशिएशन की बुक्स हैं, मतलब आप लोगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस की कई बुक्स पढ़ना पड़ती। तो यहाँ पर आपको करना है 11th क्लास के अकॉर्डिंग और वो भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना फिजिक्स में है उतना उसके अकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक, तो अब फॉर्मूला देखें। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं को आप यूज करेंगे। ये तो बेसिक था जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम फॉर्मूले देखते जाएंगे, साथ में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते जाएंगे। आई बात समझ में? बहुत आसान है, ऐसा कोई टिपिकल नहीं। तो इसमें फॉर्मूले में जो हम बात कर रहे हैं, इसमें पहला फॉर्मूला देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे तो पहला फॉर्मूला है हमारा y इक्वल्स टू x टू दी पावर n। पहला फॉर्मूला वो कह रहे हैं इस तरीके से अगर एक्सप्रेशन लिखा है तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमने क्या करा, एक चीज क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी कराया, हमने कहा एक फिजिकल क्वांटिटी में हम दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज को मेजर करते हैं। अब एक चीज देखें, जैसे मैंने अभी लिखा कि dx ओवर dt, तो मैंने कहा डिस्टेंस में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कम टाइम देंगे तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और टाइम ही नहीं देंगे तो नहीं करेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट जा रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो टाइम कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। तो टाइम कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा तो टाइम कैसी क्वांटिटी हो गई? टाइम हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गई? डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आया? आप जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, आप रुक गए तो डिस्टेंस जो आप ट्रैवल कर रहे थे वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू फिर वहां पर स्टॉप हो जाएगी। अगर मान लो आपने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप रुक गए तो उसके आगे क्या होगा? टाइम तो बढ़ता रहेगा पर डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। जब आप बढ़ेंगे तभी डिस्टेंस बढ़ेगा। तो टाइम हमारी कैसी क्वांटिटी है? टाइम हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो डिपेंड नहीं करती डिस्टेंस पर डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने ये देखा कि डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है, ऐसे हम दूसरे में भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने एक रॉड ले लिया इस तरीके से और उसके इस एंड को हीट सोर्स पर रख दिया, यानी कि आग के ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, आग जल रही, तो ये एंड इसका सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब यहाँ का मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है,
यहाँ पर थोड़ा दूर पे मेज़र करा तो उससे कम हो गया 80 हो गया, फिर उससे थोड़ा और दूर मेज़र करा 60 हो गया। इस तरीके से आगे देखते जा रहे हैं। जैसे हम रॉड पर और दूर जाते जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि dt ओवर dl, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई टेम्परेचर में लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। यानी कि इस पॉइंट पर हम जब टेम्परेचर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है, तो इससे थोड़ा दूर गए, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, यहाँ पर 80, यहाँ पर 60, यहाँ पर 40 एंड सो ऑन। तो दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती आ रही। लेंथ बढ़ने का मतलब इस रॉड की तो लेंथ फिक्स्ड है, लेकिन हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं लेंथ इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। अब जब यहाँ पर टेम्परेचर देखा तो कुछ और था, यहाँ पर देखा कुछ और है, यहाँ पर देखा कुछ और है। इस तरीके से दूर जाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर में वेरिएशन आता जा रहा है। तो हमने लिख दिया dt ओवर dl, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में किसके रिस्पेक्ट में हम चेंज देखना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर में हम चेंज देख रहे हैं लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा कि हम हर चीज में चेंज टाइम के ही रिस्पेक्ट में देखेंगे, ऐसा नहीं है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हमें चेंज देखना है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने क्या किया, y इक्वल्स टू x टू दी पावर n लिखा, तो हम y में चेंज देखेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज समझना, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि हमें क्या करना है, फाइंड यहां पर करना है dy ओवर dx। इस इक्वेशन में बोल रहे हैं हमें dy ओवर dx करना है, यानी कि ये जो y इक्वल्स टू x टू दी पावर n लिखा है, हम इस y में चेंज देखेंगे x के रिस्पेक्ट में। y में चेंज देखेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब y में चेंज देखेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसका मीनिंग क्या हुआ उसको आप समझ लो। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि इस तरीके से मैंने लिखा dt ओवर dl, ये तो लिखा भी। तो मैंने कहा टेम्परेचर में चेंज आ रहा है लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, हमने लिख दिया y कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, और x जो है वो भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं इस टर्म के अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन करने की, तो मैं बोलूंगा कि जब हमने लिखा dy, तो यहां पर y की जगह क्या है, यहां पर y की जगह पर है टेम्परेचर, और x की जगह क्या है, लेंथ। बात समझ में आया, x की जगह पर क्या है, लेंथ। तो हम बोल रहे हैं y में हम चेंज देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, x कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। देखो x y z आपको पहले भी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, x y z क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो कभी x क्या हो जाता था, कभी x किसी बोट की स्पीड हो जाती थी, कभी x किसी सरफेस का एरिया हो जाता था, x कभी किसी रॉड की लेंथ हो जाता था। तो x y z कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम ये बोलते हैं कि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूं कि dp ओवर dv। अब मैं बोल रहा हूँ प्रेशर में चेंज आ रहा है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप यहाँ बोलोगे dy, तो मैं कहूँगा y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये समझ लेना, ये y और x क्या है, जर्नल है, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या करना है, dy ओवर dx। तो पहले इसको लिखने का तरीका समझे, कैसे लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा y और इक्वल्स टू x टू दी पावर n। देखो दोबारा से लिख दी, जैसा लिखा था वैसे एज इट इज। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे d ओवर dx इधर लिखा, और d ओवर dx इधर लिख दिया। तो बहुत आसान है, d ओवर dx इधर लिखा, d ओवर dx इधर लिख दिया। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे dy ओवर dx हो गया, और dx टू दी पावर n ओवर dx हो गया। यानी कि y में x के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। अब इस फॉर्म में अगर कोई आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको समझना। जो ये पावर है उतनी पावर को नीचे लिखेंगे, और x को एज इट इज लिखेंगे, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, इस तरीके। यानी कि पावर को नीचे लिखा, x लिखा, और पावर में से 1 को माइनस कर दिया। ये फॉर्मूला समझ में आया आपको, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। अब आप क्या करें, इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चन देखें।
तो क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं ए y इक्वल्स टू x दे रखा है, तब क्या आएगा डिफरेंशिएट करने पर? तो हम लिखेंगे कैसे, देखो समझना। y इक्वल्स टू, पहले मैंने x लिख लिया, d ओवर dx इधर लिखा और d ओवर dx इधर लिखा। तो आप ये समझें यहां पर dx को dx से काटना नहीं, यहां कटेगा नहीं। अगर हम इसे काट दें तो 1 आएगा, लेकिन काट के 1 नहीं आता। अब आप समझना इसमें हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। भाई इस x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब इस पर पावर 1 है, जिस पर कोई पावर नहीं तो 1 है, तो हमने लिखा 1। फिर लिखा इस x को एज इट इज, फिर इसके ऊपर तो पावर 1 है, उसमें से -1 करना है। फॉर्मूला क्या है, जो पावर हो उसको नीचे लिख दो, x को एज इट इज लिखो, पावर में से 1 माइनस कर दो। तो पावर, अभी इस पर कोई पावर नहीं तो 1 था, तो 1 को नीचे लिख दिया, इंटू x कर दिया, पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो बच्चों वो 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है, कई बार हम बच्चों को बढ़ा भी देते हैं, बच्चों को पता भी है कि भाई 5 के ऊपर पावर 0 है तो 1 होता है, 25 के ऊपर 0 है तो 1 होता है। लेकिन ये बताओ ये होता क्यों, कैसे आया, उसको भी आप समझ लो। छोटी सी चीज़ है, आपको समझ में आएगी तो आपको बहुत आगे हेल्प भी मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखो क्या हो, ये किसी भी नंबर के ऊपर जब हम 0 लिख देते हैं, या किसी x, y, z, जैसे मैंने यहाँ पर बोला x के ऊपर पावर 0, तो ये 1 आ कैसे गया उसको देखो। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का। 5 की पावर 0 तो 1 हो गया, 6 की पावर 0 तो 1, 7 की पावर 0 तो 1, 8, 9, 10 किसी भी नंबर की पावर 0 लिख दो तो वो 1 हो जाएगा। तो उसको बड़ा आसान सा है, समझना है। देखो मैंने लिखा 5/5, तो 5/5 कितना आएगा, 1 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड कर दोगे। अब क्या होता है, मैंने ये लिखा 5, यानी कि न्यूमरेटर के प्लेस वाला 5 तो यही लिख दिया, और मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में 5 था इसको भी मैं ऊपर ले गया, तो इंटू 5 की पावर -1 हो जाएगा। खुद देखो भाई, इस डिनोमिनेटर में भाई ये न्यूमरेटर n और ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर d। अब डिनोमिनेटर में जो 5 है मैं उसे ऊपर ले गया, तो डिनोमिनेटर में जो 5 है उस पर पावर तो लगी नहीं कुछ, तो इसका मतलब 1 है। तो जब नीचे से ऊपर लिखा तो पावर तो वही रही, लेकिन साइन चेंज हो गया। अच्छा, न्यूमरेटर में जो 5 लिखा इस पर भी कोई पावर नहीं, अब नहीं पावर है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, यही तो है। अब अगर मैं क्या करूं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं क्या कर देता हूं, 5 लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं 1 - 1। अब ये आगे क्या आ गया, 5 टू द पावर 0। अब ये 5 टू द पावर 0 आ गया, तो हमने कहा कि हम ये 5/5 को लेकर हमने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख दिया, तो ये इसके आगे होगा किसके बराबर, तो कहा ये 5/5 किसके बराबर था, 1 के बराबर, तो कहा 1 ही हो गया ये। और क्या, इसका मीनिंग तो वही हुआ, क्योंकि अगर आप इधर से चलते हो, इसके एंड पॉइंट से 5 की पावर 0 लिखते हो, तो इस 5 की पावर 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 की पावर 1 प्लस में और फिर -1। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अलग अलग करके, बेस अलग कर दूंगा, पावर भी अलग कर दूं। उसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और उसके बाद मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इसका मतलब 5 की पावर 0 को अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं रिवर्स डायरेक्शन में, तो यहाँ फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा 5/5, और 5/5 1 होता है। इसीलिए किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 लगा होता है तो वो 1 के बराबर होता है। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखो हम इस फॉर्मूले पर ही सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब आप इसको नोट करो। तो अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा है x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5। अब x टू दी पावर 5 यानी कि y इक्वल्स टू x टू दी पावर 5 दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझना क्या तरीका बताया मैंने कि y इक्वल्स टू x टू दी पावर 5 एज इट इज लिख दो। अब क्या करो, d ओवर dx कर दो। y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब क्या करना है, हमें जो पावर है उसको नीचे लिखा 5 और x लिखा, और पावर जो थी उसमें से 1 माइनस कर दिया, कुछ नहीं करना, 1 माइनस, तो कितना आ जाएगा 5x टू दी पावर 4।
तो अगर आप देखो इसमें शॉर्ट में भी देखो तो क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि जो पावर है वो नीचे आ जाती है और पावर में से क्या हो जाता है 1 माइनस हो जाता है, यानी कि x की पावर 5 लिखा है तो 5x टू दी पावर 4। अगर मैं आपसे इंस्टेंटली बोलूं कि भाई बताओ y इक्वल्स टू x टू दी पावर 9 है, बिना सॉल्व करे बताओ, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो भाई इसमें तो बड़ा आसान है, जो पावर होती है उसे नीचे लिख देते हैं 9 और पावर में से 1 माइनस कर देना, यानी कि हो गया 8। आसान है। अगर मैं आपको बिना सॉल्व कर लूँ y इक्वल्स टू x टू दी पावर 100, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप क्या बोलोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 100x टू दी पावर 19 है। बस जो पावर होती है उसे नीचे लिख देते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो ये करना तो आपको स्टेप बाय स्टेप है, इन्हें बताया कि जैसे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, हर फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब क्या हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो हमारा है ये थर्ड जो भी है नंबर 7, y इक्वल्स टू रूट एक्स ऐसे दे रखा है। अब इसको dy ओवर dx निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा y इक्वल्स टू रूट एक्स ऐसे लिख लिया। अब मैं तरीका क्या बोला, देखो d ओवर dx तो पहले कर लो, d ओवर dx कर लो, ठीक है। लेकिन अब इसमें पावर नहीं है, तो एक चीज आप समझना कि x के ऊपर रूट है, इसका मतलब ये होता है, देखो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि भाई ऐसे लिखा होता था x स्क्वायर, तो क्या होता था सॉल्व करके x आ जाता था। कहीं पे लिखा है 5 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो सॉल्व करके 5 आ जाता था। कैसे आ जाता था, बहुत आसान चीज समझना है कि ये जो हम लिखते थे, जैसे मान लो 5 का स्क्वायर लिखा, इसका मतलब ये होता है 5 का स्क्वायर तो है, पर जब रूट हटाते हैं तो पावर में हम 1/2 लिखते हैं, पावर में 1/2 लिखते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आता 5। यानी कि अगर लिखा है x का रूट, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो रूट का मतलब आप जो स्क्वायर रूट है उसको हटा दो और उसकी जगह पर x के ऊपर पावर लगा दो 1/2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं d ओवर dx और x टू दी पावर 1/2। इतना हो गया। अब क्या होगा, पावर आपको पता है नीचे आ जाएगी, x को एज इट इज लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 1/2 x टू दी पावर। अब देखो 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही आएगा, सिंपल चीज है। 1 में से आधा माइनस करा तो हाफ आएगा, लेकिन जो माइनस का हाफ आएगा, क्योंकि 1 बड़ा है 1/2 के कंपेरिजन में, और ये 1 हमारा माइनस का है, तो इसको हम वैसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन और क्या कर सकते हैं थोड़ा देखते हैं हमने लिखा 1/2। अब x की पावर माइनस में है तो हम x को नीचे लिख देंगे, तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। आपको पता है ऊपर से नीचे लाए या नीचे से ऊपर ले गए, जो पावर है वही रहना, बस साइन चेंज हो जाना। अभी हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो ये माइनस का है पावर जो है 1/2, तो नीचे लाए प्लस का हो गया। अब इसमें और क्या लिख सकते हैं 2, अब x के ऊपर 1/2 है तो हम इसको रूट x लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सॉल्व तो यही हो गया, लेकिन क्या है इसमें और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, वो यहां तक हमने इसको कर दिया। तो मैथ्स में जैसे करेंगे उस तरीके से बता रहे हैं। अभी जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो फिर बताएंगे कि भाई फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में जैसे क्वेश्चन होते हैं एज इट इज वो उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखें यहां पर 4th क्वेश्चन, तो y इक्वल्स टू क्यूब रूट x टू दी पावर 5, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, देखो समझना है। अब ये क्यूब रूट है, तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू x टू दी पावर 5, ये तो 5 रहेगा,
इंटू 1/3। एक चीज समझना, क्यूब रूट होता है तो 1/3 पावर में लिखते हैं, स्क्वायर रूट होता है तो 1/2 कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, x टू दी पावर 5/3। अब ये x टू दी पावर n की फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में बन गया एक्सप्रेशन हमारा, x की पावर कुछ है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy/dx इक्वल्स टू d/dx x टू दी पावर 5/3। अब 5/3 को तो नीचे लिख देंगे और x को एज इट इज लिखेंगे 5/3, इस तरीके से 5/3 -1। ठीक है, अब कर लो भाई, 5/3 -1 तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1/1 है, तो 1 से 3 को डिवाइड करा 3 से उसको मल्टीप्लाई करा तो आ गया आपका 3, तो आ गया 2/3। तो हमने क्या लिखना है, 5/3 x टू दी पावर 2/3। बस ये हो गया हमारा सॉल्व। नोट कर लें, इसे नोट कर लें, नोट कर लिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल लास्ट जब क्वेश्चन हो जाएंगे ना सारे, बिल्कुल परफेक्टली आने लगेगा आपको। इतने क्वेश्चन हर एग्जाम्पल पर, हर फॉर्मूले पर क्वेश्चन करा दूंगा मैं। y इक्वल्स टू x टू दी पावर, y इक्वल्स टू x टू दी पावर e, y इक्वल्स टू x टू दी पावर e कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर समझना है, कोई कांस्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, अब मैं फिर डायरेक्ट लिखता हूँ, dy/dx इक्वल्स टू d/dx। d/dx लिखते थे, नहीं लिखते थे, दोनों तरफ लिखते थे। x टू दी पावर e, तो क्या करना है, जो पावर है वो नीचे आ जाता है x और e -1, बस हो गया सर। जो पावर है उसमें 1 माइनस कर दो, हुआ। ठीक, नोट कर लिया। अच्छा नेक्स्ट देखो, हमारा हो गया यहाँ पर नंबर जो भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल्स टू 1/x³। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको x टू दी पावर n में बनाएंगे, मतलब इस फॉर्म में बनाएंगे। तो हमने क्या किया, y इक्वल्स टू x टू दी पावर -3। अब क्या करें, y इक्वल्स टू x टू दी पावर -3 dy/dx हो गया। अब जो पावर है वो माइनस में है तो -3 नीचे लिख दो, x को एज इट इज, पावर में से 1 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा -3 x टू दी पावर -4। ठीक है, और इसको थोड़ा सा करना चाहते हैं और सिंपल, तो ये हो जाएगा 3 x की पावर -4 है तो वो नीचे आ जाएगा, तो x की पावर 4 आ जाएगा। इतना समझ आया? ओके, नोट कर लो, नोट कर लिया, ठीक। अब जो है हमारा नोट कर लिया, तो अब नेक्स्ट देखें। दे रखा है y इक्वल्स टू 1/√x। अब क्या करेंगे, तो हम इसको पहले x टू दी पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो y इक्वल्स टू 1/x की पावर 1/2 हो गया, क्योंकि रूट हटाते हैं तो 1/2 लगा देते हो। तो y इक्वल्स टू x टू दी पावर -1/2। ये नीचे से ऊपर गया तो जो भी पावर है वो तो सेम रहेगा, बट साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने लिखा dy/dx इक्वल्स टू, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो d/dx x टू दी पावर -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा dy/dx, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही चलता रहेगा। राइट हैंड साइड को देखना कैसे सॉल्व करेंगे, जो पावर है उसे मल्टीप्लाई में 1/2x -1/2 -1। तो ये तो हमारा, ये इसको तो ऐसे लिख देना है बस, लेफ्ट वाले को तो कुछ नहीं करना है, उसको तो dy/dx ऐसे लिखते चले जाओ।
-1/2 x टू दी पावर। अब देखो -1/2 और -1, जब इन दोनों को माइनस माइनस को ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 3/2। बस में 3/2 आ गया, तो इसको अगर हम dy/dx और क्या लिख सकते हैं -1/2, और इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं और 3/2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बात समझ में आया भाई? ऊपर से नीचे लिख दिया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के प्लेस में 3/2 एज इट इज रहेगा, बस माइनस था वो वहां नीचे जाके प्लस हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए जो इस फॉर्मूले y x टू दी पावर n पर बेस्ड थे। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे अलग अलग फॉर्मूले पर, अलग अलग क्वेश्चन। नोट कर लिया? ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल अभी लास्ट जब होगा ना इसका तो बिल्कुल आएगा, फिर आप करके देखना क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या कराया गया। ठीक है, हाँ टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल करा रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल। अच्छा, अब एक दूसरा फॉर्मूला है हमारा जो है कि अगर y c के बराबर होता है तो क्या करना है, वेयर c is a constant। अगर हमारा y c के बराबर होता है, c कोई भी कांस्टेंट है, कोई नंबर है 1 2 3 4 5, या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, तब क्या होगा? तो y c, तो इसको समझना है dy/dx d/dx लिखेंगे तो ऐसी c, इन दोनों तरफ क्या करते हैं d/dx, यानी कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, c को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और सीधा कुछ नहीं करना, जीरो लिख देना, सीधा जीरो लिख देना। अब इसका मीनिंग क्या होता है? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करा, उसका मीनिंग जीरो, उसका किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करा या डिफरेंशिएट करा तो सीधा आंसर लिख दिया जीरो। अब एक चीज समझना, फिजिक्स में जब आएगा तब क्या होगा, तब आप आंसर कह देंगे। देखो एक चीज, जब फिजिक्स में कहीं पर आपसे बोला जाएगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो आ गया, तो आप क्या समझे? तो आप बोलोगे कि जिसका डिफरेंशिएशन किया गया है वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। देखो 2 का डिफरेंशिएशन जीरो, 3 का, 4 का, 5 का, कोई भी नंबर है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो का मतलब ये नहीं हो कि उसकी वैल्यू जीरो हो गई। बात समझना है यहाँ पर, वैल्यू में 2 है, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 है 3 रहेगा, थोड़ी कि 3 की जगह हम 0 पुट कर दें, 4 की जगह 0 पुट कर दें। आप थोड़ा समझना, हमसे बोला जा रहा है कि फिजिक्स में बोल रहे हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करा और उसका डिफरेंशिएशन आ गया जीरो, तो जीरो का मतलब ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका देखो एक मीनिंग बताता हूं कि जैसे मैंने ये बोला कि dx/dt, मतलब हम x को, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और मैं आपसे बोल दूं ये जो x डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, इसमें चेंज आ ही नहीं रहा है। अब डिस्टेंस में कब चेंज नहीं आएगा, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। भाई अगर ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब मैंने कहा भाई डिस्टेंस में कोई, यानी कि dx बोलो या x बोलो, हम बोले डिस्टेंस में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। जब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है और टाइम में चेंज आ रहा है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, टाइम चल रहा है, टाइम थोड़ी रुकेगा। आपने सुना समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय निरंतर आगे बढ़ता रहता, चलता रहता, सुना होगा। तो हमने बोला डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया आगे जीरो, dx/dt जीरो लिख दिया। अब आपको पता होगा dx/dt किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर। dx/dt हमने क्या बताया था, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। dx/dt
डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम बोले चेंज आ ही नहीं रहा, तो कहा डिफरेंशिएशन यानी कि x कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो कहा डिफरेंशिएशन 0। तो ये dx ओवर dt किसके बराबर होता था? ये तो होता था स्पीड के बराबर। स्पीड के बराबर तो क्या पता चला? स्पीड उसकी कितनी होगी? 0, क्योंकि वो रुका हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये चीज है। तो जब हम बोलते किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करते तो 0 लिख देते। अब हम ऐसे और देखेंगे कांस्टेंट, जैसे कोई भी नंबर ले लो। अब चलते क्वेश्चन हमारे, जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू 7, तो देखो ये तो लिखना है dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx, और ये 7 s को तो ऐसे लिखना है, और सीधा लिख दिया 0। अभी 7 को डिफरेंशिएट करें, 7 तो कांस्टेंट है, 7 तो 7 ही रहना है, इसमें कुछ चेंज थोड़ी आना है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? हो गया 0। ठीक है। अब क्या करना है आपको, उसका दूसरा देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया y इक्वल्स टू e। अब e कोई कांस्टेंट है, बोल रहे हैं कि भाई ये e जो है हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? dy ओवर dx, d ओवर dx e, और सीधा आगे लिख दिया 0। भाई इसका भी डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट है तो कोई भी कांस्टेंट ले लो। अब c हम लोग y इक्वल्स टू पाई, अब तो क्या लगेगा? dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx, और यहाँ लिख दिया पाई इक्वल्स टू 0। अब खुद सोचो भाई, पाई की वैल्यू 0 थोड़ी हो जाएगी, लेकिन क्या बोले, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये था। अब क्या होगा? अब यहां पर ये देखना है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाता है तो क्या करना है। जैसे मैं इसमें बताता हूं, जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू 3x टू दी पावर 5, ऐसे लिख दिया। तो इसमें आप समझना, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हमने लिखा d, यहां देखो पहले तो y इक्वल्स टू 3x टू दी पावर 5, तो क्या करना है? d ओवर dx, d ओवर dx। y में चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में, इधर x में चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट। अब इधर देखो, तो हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट है 3, अब इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन आता भाई अब क्यों नहीं लिखेंगे? अभी तो डिफरेंशिएशन 0 करवाया था कांस्टेंट का, तब करवाया था जब कांस्टेंट आपका अकेला था, उसके साथ कोई दूसरा नहीं था। अब अगर हमने इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया तो ये मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगा, सब कुछ 0। इसीलिए हमने क्या करा, इस 3 को पहले लिखा और लिखा d ओवर dx। अब बात समझना, 3x टू दी पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में अगर 3 0 हुआ तो वो इस पूरे को भी 0 कर देगा। तो यहां पर ऐसा नहीं करना, वहां पर तो 0 इसलिए लिखा था कि बताया था कि 0 का मतलब वो चीज कांस्टेंट है, ये बता रहे थे ना, वो चीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इस 3 को 0 कर देते हैं और हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 0, तो क्या भाई ये x भी कांस्टेंट है? नहीं भाई, x तो कांस्टेंट नहीं है, x तो कुछ भी हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हमारा तरीका क्या रहेगा, इसको पहले लिखा dx टू दी पावर 5 अपॉन dx। अब आप जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लेंगे, यानी कि x टू दी पावर 5 है तो नीचे लिखेंगे 5 x एज इट इज लिखेंगे, जो पावर थी उसमें से एक नंबर कम कर दो भाई, 5 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 4। तो भाई 3 तो इस पूरे के साथ x टू दी पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 x टू दी पावर 4। ये आ गया हमारा क्या? dy ओवर dx। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन और करो, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, सॉल्व करो फटाफट, बताओ क्या आया। देखो
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स 5x²। अब 5 को पहले लिख देंगे। देखो 5 को d ओवर dx के साइन से पहले लिखने का मतलब ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई 5 का कुछ नहीं होने वाला, उसको d ओवर dx के साइन से पहले लिख दिया, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो हमने लिखा 5। अब इस x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x 2 - 1, पावर में से 1 माइनस कर देना और थोड़ी कुछ करना है, क्या टेंशन लेना। 2x 2 - 1 तो 1 हो गया, तो हो गया 10x। भाई आ गया, समझ आया? समझ आया? ऐसा से बताना, नहीं समझ में आया तो वैसे बताना, ऐसा नहीं कि ये बोलो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको रब करते हैं। अब दूसरे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप्स का, ज़्यादा अलग टाइप का नहीं, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज करते आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन समझते जाएंगे और लास्ट में बिल्कुल सब कुछ बोले हाँ भाई आ गया, भाई आएगा, डेफिनेटली आएगा, मेहनत करोगे कि नहीं आएगा। अब हमारा है y = u + -v। अब u + -v भाई मतलब ये है, ये v है, ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। आपको कह रहा है u हमेशा प्लस का होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं, u भी प्लस का हो सकता है माइनस का हो सकता है, वो लिख दिया है अभी ऐसे। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे? तो हमने लिखना है इसकी जगह पर dy ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx प्लस माइनस dv ओवर dx। मतलब दोनों टर्म को अलग अलग कर लो, सॉल्व कर लो, ये है सिंपल फॉर्मूला, दोनों को अलग अलग कर लो और सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अब यहां देखो क्वेश्चन कैसे करा रहे हैं, जैसे लिखा है y इक्वल्स टू हमने लिखा 3x² प्लस 2x, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx 3x² प्लस d ओवर dx 2x। बस समझ में आया? अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो dy ओवर dx ये तो सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसलिए लिख नहीं रहे, वो तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब देखो ये तो कर चुके इस टाइप का क्वेश्चन, कांस्टेंट को पहले लिख दो भाई, हटाओ कांस्टेंट को, d ओवर d x के साइन से पहले लिखो x² प्लस 2 को पहले लिखो dx ओवर dx। अब क्या होगा, 3x² है ना, तो पावर मल्टीप्लाई में और x और पावर में से 1 माइनस कर दो, ये हो गया प्लस 2। अब देखो dx ओवर dx 1 होता है, लेकिन उसको काट के 1 नहीं करते, ये ध्यान रखना कि आपने उसको कट कर दिया और 1, उसको सिर्फ ऐसे ही रहने देना dx ओवर dx, बस कोई टच नहीं करना, बस उसकी जगह 1 लिख देना। अभी तो 2 है ना, तो 2 के साथ यहाँ आ गया 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 2 ही रहेगा, तो हमने क्या लिखा 3 2 जा, ये हो गया 6x, 2 - 1 1 हो जाएगा प्लस 2 आ गया। भाई ये हो गया हमारा dy ओवर dx। तो अगर एक से ज़्यादा इस तरीके से टर्म है तो उनको अलग अलग कर लें और फिर उनको सॉल्व करें। नोट कर लो भाई, कर लिया बच्चों? ठीक है, अब देखो एक और कराते हैं, 3 टर्म करा देते हैं इसमें तो 2 थे, उसमें थोड़ा एक और बढ़ा लेते हैं। जैसे क्या होगा, y इक्वल्स टू 3, कुछ और नंबर लेते हैं, 9x² प्लस 6x प्लस 5, ऐसे। अब क्या करना है, dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx 9x² प्लस d ओवर dx 6x d ओवर dx 5। अब ये लेफ्ट में तो dy ओवर dx ही आता रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है। 9 पहले लिख दिया, d
एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स, 6 पहले लिख दिया, डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस, अब इसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है भाई ये तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई में आ गया एक्स 2 माइनस 1 6, डी एक्स ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, उसको लिखना ही नहीं। तो 9 2 18, 18x आ गया इसका आंसर। तो इसको नोट कर ले बच्चों। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, अगर y इक्वल्स टू यू टू दी पावर n इस तरीके से लिखा है तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, dy ओवर dx तो लिखना है इक्वल्स टू d ओवर dx लिखना है और u टू दी पावर n, पहले तो ऐसे लिख लिया और इसका फॉर्मूला रहेगा, यहां लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला रहेगा पावर को नीचे लिखना है, u एज इट इज पावर में से 1 माइनस कर देना और एक बार du ओवर dx और करना है। अब इसको थोड़ा समझना है, इसको हम बोलते हैं चेन रूल, इसको क्या बोलते हैं हम, चेन रूल, चेन रूल। ये जैकी चेन का चेन रूल नहीं है कि जैकी चेन ने दिया है तो इसलिए नाम रख दिया चेन रूल, इस रूल का नाम है चेन रूल। अब इसका देखो एक चीज समझना है, अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको एक और करवाया था फॉर्मूला स्टार्टिंग में, सबसे पहला y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n, तो आपको ये देखना है इसमें क्या कोई डिफरेंस है या सिमिलरिटी है। अगर हम इसको देखें तो हमने इसको ऐसे लिखा था dy ओवर dx और पावर को नीचे लिखा x n माइनस 1, इतना करके छोड़ दिया था। अब ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला अलग है, लेकिन अगर हम इसे देखेंगे तो दोनों ही एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस समझना है हमें, सिमिलरिटी डिफरेंस समझना है, दोनों चीज समझना। क्या होता है इसमें भी हम क्या करते हैं, n को यहां लिखते, x को एज इट इज n में से 1 माइनस करते, तो इस x को एक बार और डिफरेंशिएट करते। अगर हम इधर x को एक बार और डिफरेंशिएट करें, dx ओवर dx कर दें, तो ये dx ओवर dx तो 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फाइनली सिर्फ यही लिख देते हैं n x टू दी पावर n माइनस 1। हम क्या करते हैं, इसको जब हम इस फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया होता है या हम इसे बोल रहे हैं, इसे हम एक्सपेंड करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हमें ये मिलता है, यानी कि dy ओवर dx कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। तो इसको देख के ऐसे लगता है कि इसके आगे हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन अगर हम बात करें इसी फॉर्मूले की तो हम dx ओवर dx हमने किया, लेकिन वो करने पर 1 हो गया तो हमने इसलिए लिखा ही नहीं। जब यहां पर ये चीज आया u टू दी पावर n, तो यहां पर हमने क्या करा, du ओवर dx करा, तो इसको या इसकी जगह पर हम 1 तो लिख नहीं सकते। अब u को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ भी आएगा, जो भी आएगा वो यहां पर लिखेंगे, बस समझ में आ रहा है। पर यहां पर क्या कर रहे हैं, इस x को जब हम dx ओवर dx एक बार और कर रहे हैं, जैसे यहां देख रहे हो, तो 1 आ जा रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहां पर x की पावर है इसलिए dx ओवर dx 1 हो गया, पर यहां u की पावर है तो du ओवर dx करा, तो इसके प्लेस में हम 1 नहीं लिख सकते, जो भी आएगा वो लिखेंगे हम। तो ये कहलाता है चेन रूल, यानी कि एक बार तो हमने डिफरेंशिएट करा, पावर को यहां लिखा, u को एज इट इज n माइनस 1, और एक बार इस बेस को, सिर्फ u को बिना पावर के एक बार और डिफरेंशिएट हमें करना होता है। अब इस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे, इस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे, चेन रूल पर बेस। तो चेन रूल पे बेस्ड जो क्वेश्चन है देखते हैं, y इक्वल्स टू ये नहीं चल रहा, 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/2, ये लिख दिया हमने, बात समझ में आया।
जब हमने ये लिख दिया, अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हमने क्या किया, dy/dx। पहले तो लिख लेते हैं हम d/dx 4x² - 7 की पावर 1/2। अब यहां देखें हमने क्या करा, पावर को तो पहले मल्टीप्लाई में लिखना है यहां पर 1/2, और इस जिस पर ये पावर लगी 1/2 उसको एज इट इज लिख देना है जैसा है, और इस पावर में से 1 माइनस कर देना है, यानी कि 1/2 में से 1 माइनस करना है। इतना हो गया, यानी कि 1/2 को n मान लो और ये आपका पूरा क्या हो गया x, यानी कि इस तरीके से समझो 4x² - 7 की पावर 1/2। तो इस पूरे को तो आपने x मान लिया और 1/2 को क्या मान लिया आपने, n, इसको मान लिया n। तो क्या करा, n को लिखा पहले, फिर x लिखा, n पर पावर एज इट इज, और उसमें से 1 माइनस कर दिया। तो वही देखो क्या करा, 1/2 है, इसको हमने नीचे लिखा, इस पूरे बेस को जिस पे 1/2 लिखा था एज इट इज, और 1/2 में से 1 माइनस कर दिया। अब एक काम और करना है, एक बार इस बेस को जिस पे 1/2 पावर लगी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, एक बार और हम इसको डिफरेंशिएट करें। अब क्वेश्चन ये आता है, ये इससे पहले क्वेश्चन करें उनमें नहीं किया, सब में करना, लेकिन उनमें 1 आ जा रहा, उनमें क्या आ जा रहा, 1। देखो कैसे, मैं एक एग्जाम्पल, अभी इसको मैं कराऊंगा, पहले यहां समझ लो। जैसे मैं ये बोल दूं y = 5x³, ये है, इसको डिफरेंशिएट, तो dy/dx = d/dx। समझना, देखो बिल्कुल अभी समझ में आएगा बहुत आसानी से। अब हमने 5 तो कांस्टेंट है, पहले लिख दिया, d/dx कर दिया और x³ कर दिया। अब क्या करा, पावर को नीचे लिखना है, x को एज इट इज, 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। अब इस एक बार इस x को और डिफरेंशिएट करो, तो ये dx/dx। तो जब ये dx/dx है, ये तो हमें पहले ही पता है ये 1 आएगा, हम लिखते ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये x है और नीचे भी x है। तो जब इसको छोड़ देते हो तो हमारा क्या आ जाता है, ये आता है 5 × 3 = 15x²। तो जब इसको नहीं लिखते तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, लेकिन हम वहां पे कर रहे थे, लेकिन हमें पता है उसको करने के बाद 1 आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया, क्या हो गया। अब यहां पर देखो हमने क्या किया, इस बेस को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अब जब हम इसको करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करके 1 नहीं आएगा, इसलिए हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करके 1 आ रहा होता, हमें पता होता पहले से फिक्स्ड है, तो हम करते ही नहीं। तो 1/2 4x² - 7, अब 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब इसको कैसे, अब इसको देखो अलग अलग स्प्लिट कर लो, क्या हो जाएगा, d/4x²/dx, और इसको इससे -d/dx, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसको अभी हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस में पावर है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं 2 4x, ये तो 2 एज इट इज लिख दिया, फिर इसको लिखो 4x² - 7 की पावर 1/2। नीचे आ गया ना, तो पावर जो माइनस में थी वो प्लस में हो गई, पावर वही रही लेकिन प्लस में। अब इसका क्या होगा, देखो इसको 4 पहले लिख देंगे, d/dx कर दिया, और ये हो गया x²। ये तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद क्या करना है, 1/2। अब 1/2 लिखा तो उसको रूट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 4x² - 7। देखो अगर आप ऐसे भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम कर रहे हैं ना, मगर ये कि हमें पता होना चाहिए हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें पता होगा, तभी तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर आया ये 4x², तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और पावर में से 1 माइनस कर दो तो 2x ही रहेगा, तो हम सिर्फ 2x यहां पर लिख देते हैं।
अब 2x हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2√4x² - 7, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा आपका 8x। ये आ गया, इतना समझ में आया, ये आपका आ गया। तो ये आपका डिफरेंशिएट हो गया, ये आपका नोट कर लें, ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। नोट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड y = 7 - 5x की पावर 4। अब क्या करना है, dy/dx दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर ले, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, सॉरी, 7 - 5x to the power 4। अब अलग अलग नहीं हो, पावर लगी तो स्प्लिट तो नहीं होगा ये। dy/dx, अब देखो क्या करना, पावर है तो उसको नीचे लिखा, जितनी पावर है 4, और ये लिखा 7 - 5x, और पावर में से 1 माइनस कर दो, 4 - 1 कितना होगा 3, और एक बार इसको, ये जो बेस जिस पर पावर लगी थी उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, 7 - 5x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 7 - 5x³ तो यहां पर हो जाएगा d/dx माइनस d/dx 5x, ये हो गया। तो 4 7 - 5x, इसको ऐसे ही लिख दो। इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है भाई 7, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। -5 यहां आ जाएगा और dx/dx हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये जो माइनस है ये मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह ब्रैकेट लगा हुआ है ये, तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। और 4 7 - 5x³ और सिर्फ ये 5 बचेगा क्योंकि -5 बचेगा, dx/dx 1 हो जाएगा। तो इस माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया, इस पूरी टर्म के साथ ये -5 मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये माइनस यहाँ आ गया। और इस 5 को अगर मैं इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहाँ पर 20 डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये 20 हो गया। बात समझ में आ गया, या 4 यहाँ लिखता तो × 5 यहाँ लिखता मैं। तो ये आपका आ गया dy/dx। तो ये आपने समझा चेन रूल, किस तरीके से हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डबल एक बार और करते हैं, उस बेस को एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं। नोट कर लें। अब देखें, अगर कभी कांस्टेंट होता है ई, जो आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ई ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पर क्वेश्चंस में होता है डिफरेंशिएशन के। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। अगर लिखा है y = e⁻x, ये e कांस्टेंट है, ये ध्यान रखें, e कांस्टेंट है, तो हमें कैसे करना है, dy/dx = d/dx और ये लिख दिया ex। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है सिर्फ आ जाएगा e⁻x। इसका क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा e⁻x। ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि ये जो है x को नीचे इस तरीके से नहीं करेंगे कि हमने x को लिखा फिर e को लिखा फिर x में से 1 माइनस करा, इस तरीके से नहीं कर, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये जो हमारा e है बेस, ये हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट e कांस्टेंट है। तो जब किसी कांस्टेंट में पावर लगी तो इस तरीके से नहीं करते हम, सीधा इसको e⁻x लगा, इसको ऐसे लिख देंगे।
वैसे अगर देखा जाए तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, इसको dx ओवर dx, यानी कि इस पावर को एक बार और करते हैं, लेकिन फिर वही कंडीशन है कि जो पावर है ये x है, तो dx ओवर dx करोगे तो वो फिर 1 आ जाएगा, तो ये इतना ही रहेगा, तो इसलिए हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखो जैसे मैं इसी से सिमिलर थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंस होगा, e टू दी पावर मान लो ax लिखा है, ऐसे लिखा है, तब क्या करें? अब हम क्या करेंगे, dy ओवर dx करेंगे और d ओवर dx करेंगे e टू दी पावर ax, समझना। अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया, ये तो कांस्टेंट है, अब इसके ऊपर x हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको तो एज इट इज लिख देंगे e की पावर ax, बात समझ, इसको तो ऐसे लिख दिया। अगर इस कांस्टेंट के ऊपर एक कांस्टेंट लगा तो मान लो यहां पर a जो लगा है वो हमने कांस्टेंट मान लिया, a हमारा कांस्टेंट x वेरिएबल, तब भी यानी कि आपको समझना है कि e के ऊपर ये वेरिएबल लगाओ, e के ऊपर ये वेरिएबल लगाओ, तो हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिख देंगे और इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर a जो है वो हमारा कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। अब इसको समझना कैसे करें, d ओवर dx और इस पावर को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ax को, जब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा e ax, बात समझना। और इसमें क्या होगा, ये जो a है कांस्टेंट और x है वेरिएबल, तो a को तो पहले लिख लिया, dx ओवर dx कर दिया, तो फाइनली क्या आया e टू दी पावर ax इंटू a, तो इस सिर्फ ये a रह जाएगा, तो अगले स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, a e टू दी पावर ax, बात आगे समझे। और अगर मान लो ऐसा हो जाए y इक्वल टू e टू दी पावर a हो जाए, यानी कि e भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, तो y dy ओवर dx, समझना बात को, d ओवर dx e टू दी पावर a, तो मैंने भी क्या बताया, e टू दी पावर a को एज इट इज लिखेंगे। अब a को, इसकी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे ना, da ओवर dx, अब a तो कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, a कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, तो अगर ये भी कांस्टेंट है, इसकी पावर भी कांस्टेंट, तो सीधा उसको हम 0 लिख देंगे, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आई समझ में, नोट कर लें, कर लिया नोट, गुड। अब देखें नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर है y इक्वल्स टू लॉग ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, dy ओवर dx इक्वल्स टू लॉग बेस e x और d ओवर dx, तो इसका डायरेक्ट आपको log ई एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो है 1 अपॉन x, यानी कि जहां पर भी अगर log ई एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप उसके प्लेस में 1 अपॉन x लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 अपॉन x लिख देंगे। तो फॉर्मूला याद करना है आपको कि log ई एक्स का डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, 1 अपॉन x, क्या आएगा, 1 अपॉन x, नोट कर लिया, ठीक। अब देखें प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल y इक्वल्स टू यू वी के बराबर है, यहां पर u और v दोनों वेरिएबल है, जब दोनों वेरिएबल है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx और यहां लिखा d ओवर dx और uv को एज इट इज लिख दिया। ये हमारा u जो हो गया उसको लिखा हमने फर्स्ट t यानी कि फर्स्ट टर्म, और v को लिख दिया हमने सेकेंड t, सेकेंड टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले फर्स्ट टर्म यानी कि u को ऐसे ही लिख दो
और सेकंड टर्म यानी कि v को डिफरेंशिएट करो dv ओवर dx। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस का साइन लगाओ, अब सेकंड को ऐसे लिख दो और फर्स्ट को डिफरेंशिएट। ये समझ आया? यानी कि u को ऐसे लिखा, v को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस v को ऐसे लिखा, u को डिफरेंशिएट। बात समझ आया? तो इस तरीके से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि कब करते हैं, जब दोनों वेरिएबल होते हैं, तो हम बोलते हैं ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट रूल है। बात समझ में आया? ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको देखेंगे, प्रोडक्ट रूल को समझेंगे। अब हमने लिखा, मान लिया y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 log ex, ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है? देखो इसमें ये प्रोडक्ट रूल इसलिए लगाएंगे कि यहां पर log ex है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो x की वैल्यू पुट करोगे, x के प्लेस पर जो भी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है और x की वैल्यू भी कुछ हो सकती है। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म हमारे लिए u हो गया और ये पूरा टर्म हमारे लिए हो गया v। अब देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हमने लिखा dy ओवर dx। फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे, यानी कि x की पावर 5। दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d ओवर dx log ex। फिर क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे, log ex को हम एज इट इज लिखेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, d ओवर dx और x की पावर 5। अब ये x की पावर 5 ये तो एज इट इज लिखेंगे। log ex का मैंने अभी बताया था फॉर्मूला क्या होता है, 1/x, यानी कि log ex को जब आप डिफरेंशिएट करोगे 1/x आ जाएगा। प्लस यहां पर log ex, x की पावर 5 है, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 5x टू द पावर 4। इतना आया समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल कर दे रहे हैं, यहां पर ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 log ex। ये हो गया। बात समझ में आ गया? तो ये आपने क्या पढ़ा? प्रोडक्ट रूल। ये आपने पढ़ लिया प्रोडक्ट रूल। उसके बाद एक नेक्स्ट है क्वोशिएंट रूल। इसे नोट कर लें, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, इसमें क्या होता है? y इक्वल्स टू u अपॉन v। y इक्वल्स टू u अपॉन v के बराबर है। u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है। तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? dy ओवर dx लिखा, पहले तो उसको लिख दिया d ओवर dx। पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? u अपॉन v। अब इससे देखो राइट हैंड साइड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि क्या फॉर्मूला होगा एक्चुअल में। यहां लिखेंगे हम डिनोमिनेटर। स्टार्ट करेंगे किससे? देखो ये u हमारा है न्यूमरेटर और v हमारा है डिनोमिनेटर। u को n लिख दिया, v को d, यानी कि u न्यूमरेटर और v डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि du ओवर dx। इस न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस लगाया, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। बात समझना जरा फिर से। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को लिखा और फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस, फिर न्यूमरेटर को ऐसे लिख दिया और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि v है ना तो dv ओवर dx, और अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर।
ये फॉर्मूला, ये क्या कहलाता है? क्वोशिएंट रूल कहलाता है। इसको नोट करें, फिर मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्वोशिएंट रूल पर। नोट कर लें। नोट करें फटाफट। अब क्या हो रहा है, अब इसको थोड़ा समझना है, इसको कैसे यूज करें। यहां हमारा दे रखा है y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। इस पूरे को आप मान लो u और इस पूरे को आप मान लो v। तो भाई देखो u अपॉन v हो गया। अब कैसे करेंगे? dy ओवर dx इक्वल्स टू, अभी क्या बताया कि जो नीचे लिखा है हमारा वो डिनोमिनेटर है, आप यहां देख सकते हो। ये u हमारा न्यूमरेटर, v डिनोमिनेटर। तो पहले क्या लिखना है? डिनोमिनेटर नीचे वाला। पहले नीचे वाले टर्म को एज इट इज लिखो 4x प्लस 5 और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि d ओवर dx। डिफरेंशिएट किसको करना है? न्यूमरेटर को। 3x प्लस 4 माइनस लगाना है और फिर इस 3x प्लस 4 को ऐसे लिख दो और डिफरेंशिएट कर दो किसको? इस डिनोमिनेटर को। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x प्लस 5। ये हो गया हमारा। और अपॉन में तो सिंपल क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है 4x प्लस 5, इसका स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं। इसको तो ऐसे लिख दो, जो भी लिखा हो उसका स्क्वायर कर दो। अब देखो इसको क्या करेंगे? 4x प्लस 5 अब 3x, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 तो इधर आ जाएगा dx ओवर dx और 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे प्लस d ओवर dx और यहां लिख दिया 4। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं आपको, समझ में आया? और यहां पर रब कर देता हूं थोड़ा। ये नोट कर लिया? नोट कर लो फॉर्मूला। ठीक, अब क्या करना है? यहां पर माइनस लिखा 3x प्लस 4 और यहां पर d ओवर dx 4x प्लस d ओवर dx 5, ये ले लें। ठीक, और अपॉन में क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो सिंपली। ये कर दिया। अब क्या करना है? 4x प्लस 5 को ऐसे लिखो। ये तो हो गया 3 dx ओवर dx 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट है। माइनस 3x प्लस 4 इसमें क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे dx ओवर dx प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, कांस्टेंट है। 5 क्या है? हमारा कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन 0। और इसमें अपॉन में तो जो लिखा था वही, यानी कि डिनोमिनेटर जो लिखा 4x प्लस 5 का स्क्वायर। देखो एक एक स्टेप कर रहा हूं, जो आप करोगे तो आप बहुत छोटा लगेगा। 4x प्लस 5 इंटू 3 माइनस 3x प्लस 4, यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप, ये लगा हुआ है ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पर ये आ जाएगा 4, क्योंकि dx ओवर dx हमारा क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 या 12x प्लस 15 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 या 12x प्लस 4 4 या 16, ये आ गया। तो ये हमारा आ गया dy ओवर dx। तो ये हमारा क्वोशिएंट रूल हो गया
कि जब u अपॉन v की फॉर्म में लिखा है तो देखो एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, ये फॉर्मूला हमारा y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, जिसे हम करते थे dy ओवर dx n x टू दी पावर n माइनस 1, ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है। इस तरीके से लिखने के बाद भी करना हमें उसी तरीके से पड़ रहा है, यानी कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला बना जिसको यूज़ करेंगे। तो इसको नोट कर लें, ये सारे रूल्स जो सारे मैक्सिमम फार्मूले थे वो मैंने करा दिए। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म देखेंगे और उनका डिफरेंशिएशन देखेंगे क्या होगा। नोट कर लिया? ओके। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जैसे साइन कॉस, अगर हम इस टाइप के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं और उनका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो बहुत आसान सा है, मैं बताता हूं। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन सीधा हो जाएगा cos x। इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, नोट करें, इसका सीधा हो जाएगा cos x। अब दूसरा फॉर्मूला देखें, y इक्वल टू cos x, अगर cos x है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx cos x, तो cos x का होगा माइनस साइन x, बस इसको याद करना है। सीधा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और cos x का क्या हो गया माइनस साइन x, माइनस साइन x। इतना है समझ में? तो अभी ये cos, इसका डिफरेंशिएशन आपने देखा, अब इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट करें इसे फटाफट, नोट कर लिया? ओके ठीक। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। y इक्वल्स टू साइन ax, अब थोड़ा सा चेंज आ गया, तब क्या होगा देखना। इसको करना है तो हम क्या करेंगे dy ओवर dx, पहले तो लिखेंगे कैसे d ओवर dx साइन ax। अब इधर देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई अगर y इक्वल टू साइन x है तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि dy ओवर dx करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करके कितना आ जा रहा है, इसको डिफरेंशिएट करके आ जा रहा है cos x। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये लग रही है, यहां पर तो अकेला x था, समझ रहे हो, यहां पर साइन के आगे जो इसका एंगल के प्लेस पर सिर्फ x है, जो आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं उसे, यहां पर x है, तो पर यहां पर तो x नहीं है तो ax है, तो क्या करेंगे, तो समझना है, देखो इसको हम क्या लिखेंगे cos ax, और एक बार इस एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, अभी बताता हूं पूरी बात समझ में आएगा, यानी कि d ओवर dx, इस एंगल को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे यानी ax लिखेंगे, इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया cos ax। अब a तो कांस्टेंट, देखो a b c, यहां पे पढ़ा होगा जनरली अगर नहीं कुछ दे रखा है तो a b c कांस्टेंट रहेंगे और x y z जो है वो हमारे वेरिएबल रहेंगे। समझ में आया? तो इसमें क्या करा, कांस्टेंट a को तो हमने पहले लिख दिया dx ओवर dx, तो वही dx ओवर dx तो पता ही है 1 हो जाएगा, और a बचेगा तो a को मैं पहले लिख दे रहा हूं cos ax। अब लगता है कि भाई ये तो ठीक है, समझ में आया, लेकिन ये यहां पर तो कुछ बताया ही नहीं ऐसी चीज। लेकिन देखो अब समझना बात, साइन x का हमने cos x लिखा और ये जो साइन का एंगल था इसे एक बार और डिफरेंशिएट करा, ऐसे करा dx ओवर dx, जब इसे एक बार और करा तो भाई dx ओवर dx तो 1 ही होगा, तो 1 होगा, इसलिए इसको ऐसे लिख, मतलब यहां पर किया लेकिन करने पे वो 1 आया, इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख दिया। लेकिन जब देखो, इसलिए क्वेश्चन करवाया इसमें बेस्ड
कि आपको साइन ए एक्स लिखा है तो आपको समझ में आ जाए कि इसको किस तरीके से करना होगा। नोट करें, तभी दूसरा बताऊंगा। नोट कर लिया? ठीक, गुड। अब नेक्स्ट करेंगे कॉस। देखो अब मान लो दे रखा है y इक्वल्स टू कॉस 3x। अभी आपने देखा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स। तो इसको क्या करेंगे, dy ओवर dx। पहले तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझना, d ओवर dx और cos 3x। अब इसमें समझना कैसे करेंगे। तो cos का तो मतलब माइनस साइन 3x, लेकिन समझना देखो हमने पढ़ा था cos x का, पर यहां cos x नहीं 3x है। तो इसमें भी वैसे करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। एक बार तो हमने इस cos 3x की जगह लिख दिया माइनस 3x, और फिर इसके एंगल को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर dx, जैसे अभी कर रहे थे 3x, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन 3x। 3 पहले लिख देंगे dx ओवर dx, तो dx ओवर dx तो आपको पता है 1 हो जाएगा, तो 3 यहां बचा, 3 को यहां लिख देता हूं 3 साइन 3x। ये आ गया, बात समझ में आया। एंगल को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। अब होता क्या है, अगर सिर्फ ये होता ना, जैसे मान लो ये होता cos x, तो सब अगर मान लो ये cos x होता तो सीधा हम क्या लिख देते हैं माइनस साइन x, और x को डिफरेंशिएट करते भी dx ओवर dx तो 1 हो जाता। इसलिए वहां लगता है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअली वहां कर रहे होते। नोट करें, नोट कर लो। अब क्या करना है, नेक्स्ट है y इक्वल्स टू कॉस ax स्क्वायर प्लस b। अब इसको देखो कैसे करेंगे। बेसिक फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि cos का क्या होता है, माइनस साइन। तो पहले हम लिख लेते हैं d ओवर dx। लिखेंगे कैसे, cos ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है, ये एंगल है, समझ में आया। cos के साथ एंगल, ये पूरा क्या है, एंगल है हमारा। तो हमने क्या करना है, यहां पर cos का हो जाएगा माइनस साइन, और ये पूरा एज इट इज लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस b। और एक बार इस एंगल को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, d ओवर dx ax स्क्वायर प्लस b। इसको ऐसे करना, तो माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b। अब इसको अलग अलग कर लो, d ओवर dx, यहां लिख देता हूं x स्क्वायर। देखो a है, a तो कांस्टेंट, a b c है, अगर दे रखा है तो वो कांस्टेंट होंगे। तो मैं इसे पूरा स्टेप करके ही दिखा देता हूं आपको, d ओवर dx ax स्क्वायर प्लस d ओवर dx, और ये हो गया b। अब क्या रहेगा, माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b, और यहां पर a कांस्टेंट इसको पहले लिख दो, और ये आ जाएगा d ओवर dx x स्क्वायर प्लस, ये b क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, तो माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b a। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है, पावर को मल्टीप्लाई में लिखा, x को एज इट इज पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो 2 माइनस 1 कितना रहेगा 1, तो 2x आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इस पूरे को स्टार्टिंग में लिख देंगे 2ax को यहां लिख दिया, माइनस साइन तो यहां है साइन ax स्क्वायर प्लस b। बात समझ आया। इस तरीके से ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया। नोट कर ले, फिर अब करेंगे। नोट करें, नोट कर लिया, ओके। अभी आपने एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा, y इक्वल्स टू यू इंटू वी। तो देखो किस तरीके से, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है हमारा, जैसे y इक्वल्स टू 5x
cos 3x ये दे रखा है। अब ये दे रखा है y इक्वल्स टू 5x cos 3x, और इसको हमें कैसे करना है, अब देखें एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन 5x cos 3x, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा y इक्वल्स टू u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल हमने इसमें यूज किया था, ठीक है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको पूरे को हम मान लेंगे u और इस पूरे को मान लेंगे v। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म यानी कि साइन 5x, डिफरेंशिएट करेंगे हम इस सेकेंड टर्म को, ये हमारा u है और ये हमारा v है, डिफरेंशिएट करेंगे हम सेकेंड टर्म को यानी कि cos 3x प्लस, अब इस सेकेंड टर्म को एज इट इज लिख देंगे cos 3x और डिफरेंशिएट कर देंगे हम फर्स्ट टर्म को sin 5x। फिर से समझना, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस लगाएंगे, दूसरे को ऐसे लिख देंगे, पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हमारा क्या होगा, sin 5x sin 5x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, लेकिन x की जगह पर 3x है, तो मैंने क्या बताया, cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin 3x, और एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, एंगल को, ये हो गया प्लस, यहां क्या करेंगे, cos 3x को एज इट इज लिख देंगे sin 5x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 5x, और एक बार एंगल को और डिफरेंशिएट करें d ओवर dx, इसका करेंगे 5x, तो हमारा हो जाएगा sin 5x, ये माइनस यहां आ जाएगा और अंदर रहेगा sin 3x, 3 बाहर ले लेंगे, dx ओवर dx रह जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos 3x, यहां पर cos 5x, 5 को बाहर लिखेंगे और dx ओवर dx रह जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस इस 3 को यहां लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ये 3 इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पूरे टर्म के साथ है। अब जब पूरे टर्म के साथ है तो ये और ये मल्टीप्लाई में ही है, तो इस 3 को सीधा यहां लिख देंगे, 3 sin 5x, ये क्लियर होना चाहिए, ये जो 3 आया ये इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं, ये पूरे sin 3x के साथ है। अब sin 3x इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो सीधा इस 3 को यहां लिख दिए और ये लिखा sin 3x प्लस, अब यहां पर ये जो 5 है इसके लिए भी वही रूल है, ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में नहीं, पूरे cos 5x के साथ है, तो पूरे के साथ में है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो सीधा इसको यहां लिख दिया, तो क्या हो गया, cos 3x cos 5x। इस तरीके से हमने कर लिया, इसको नोट करें। जनरली इतने ही फॉर्मूले यूज होते हैं, लेकिन एक दो फॉर्मूले मैं आपको और लिखवा देता हूं, ठीक है, कहीं पर अगर बहुत रेयर रहेगा उनका आना, लेकिन आपको पता रहेगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा हमने पढ़ा नहीं है। बात समझ में आया ना, ये चीज है। अगर दे रखा है y इक्वल्स टू 10x, तो हम क्या करें, लिखेंगे dy ओवर dx, d ओवर dx 10x,
अब 10x का होता है sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। इतना क्लियर हुआ? फिर दूसरा है y इक्वल टू cot x। तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx cot x। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस cosec स्क्वायर x। तो cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x यानी कि माइनस cosec स्क्वायर x होता है। नोट कर ले, cot x लिखा है तो सिंपली उसके प्लेस पे डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है आप लिख दीजिए माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू sec x। तो dy ओवर dx, यहां लिखेंगे d ओवर dx sec x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x, यानी कि sec x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आएगा? sec x तो रहेगा ही रहेगा, साथ में tan x भी आ जाएगा, उसमें tan x भी आ जाएगा। नोट कर लिया? नोट कर लें। अब नेक्स्ट और लास्ट देख लें। अब देखें y इक्वल टू cosec x। तो उसका हो जाएगा dy ओवर dx t ओवर dx cosec x। तो इसका हो जाएगा माइनस cosec x और cot x। ये इतना आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों ये ध्यान दें कि इतने फॉर्मूले लिखवा दिए, इतने काफ़ी हो गए, इतने सारे यूज़ नहीं होते, फिजिक्स में नहीं यूज़ होते, मैथ्स में तो यूज़ होते हैं सारे। फिजिक्स में इतने सारे फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे, बहुत सेलेक्टिव फॉर्मूले होते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स की बात करें तो साइन और कॉस का, इन दो का ही जनरली ज़्यादातर यूज़ होता है। कहीं कहीं पे बहुत रेयर कंडीशन आती है जहाँ पर हमें 10x का डिफरेंशिएशन करने का नंबर आएगा, वरना साइन और कॉस का ही मिलेगा। और बाकी जितने भी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, चेन रूल पढ़ा, क्वेश्चन रूल पढ़ा, वो भी बहुत कम यूज़ होते हैं। आपको अगर मिलेगा तो y इक्वल टू x टू दी पावर n, जो पहला फॉर्मूला लिखवाया वही ज़्यादातर यूज़ होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ बाकी होता ही नहीं है, वही ज़्यादातर यूज़ होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए 11th के अकॉर्डिंग, 11th जो फिजिक्स में यूज़ होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।